पावर प्लांट। पावर प्लांट क्या है? पावर प्लांट is an industrial facility that generate electricity from different sources of energy. पावर प्लांट क्या है? पावर प्लांट जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है। प्लांट क्या होता है? एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है जहाँ पे आपको मैन, मशीन्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी कि ऐसा प्लांट जहाँ पे हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक उसी तरह पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट, एक ऐसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जहाँ पे हम पावर जनरेट करते हैं। एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी where we generate electricity। Where we generate electricity from different sources of energy। ठीक है, अब आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, different sources of energy। तो on the basis of, जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं पावर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पावर प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट। जैसे स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वाटर होती है। एक थर्मल पावर प्लांट में कोल होता है। वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज होता है, वर्किंग सब्सटेंस यूज होता है। और हीट आप बॉयलर में देखोगे उसके कई तरीके होते हैं, जैसे कि बाई कोल भी होता है और भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी होता है। वर्किंग सब्सटेंस, वाटर एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज होता है। कोल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है।
ठीक है, गैस टरबाइन में फ्यूल यूज होता है, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, डीजल इंजन में भी फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बेसिकली डीजल डीजल यूज होता है, जो कि खुद एक फॉसिल फ्यूल। इसी तरह एक और भी आते हैं, इसी तरह छठा है सोलर थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। विंड एनर्जी पावर प्लांट, तो इस और भी एक्स्ट्रा और भी कई हैं, सोलर थर्मल, जियो थर्मल, बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। और उसमें आपने स्टीम पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट, गैस टरबाइन, ये पढ़ लिया है। और अगला मुझे और क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है थोड़ा बहुत। उसमें अब आप लोगों ने स्टीम स्टीम टरबाइन पढ़ लिया, गैस टरबाइन पढ़ लिया, अब हम डीजल पढ़ेंगे, डीजल इंजन पावर प्लांट। डीजल इंजन पावर प्लांट क्या है? एनी पावर जनरेशन डिवाइस वेयर प्राइम मूवर इज डीजल इंजन एंड वर्किंग फ्लूइड इज डीजल। एनी एनी पावर जनरेटिंग एनी पावर जनरेटिंग डिवाइस वेयर प्राइम मूवर prime mover is diesel engine and working fluid used is diesel fuel। मतलब ऐसा कोई भी पावर जनरेटिंग डिवाइस जहाँ जिसमें जो मेन जो डिवाइस है जो पावर जनरेट करता है वो डीजल इंजन यूज हो, और डीजल इंजन यूज हो, और फ्लूइड जो वर्किंग फ्लूइड जो उसमें यूज हो वो डीजल फ्यूल यूज हो, ऐसे डिवाइस को हम डीजल इंजन पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा जैसे किसी भी कॉलेज वगैरह में छोटे लेवल पे बेसिकली ये यूज होता है 2 से 50 मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए। जनरेटिंग पावर ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे इतनी की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल लेवल पे रिक्वायरमेंट है, स्मॉल लेवल पे पावर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है, ऐसे जगह पे हम डीजल जनरेटर जो हम देखते हैं साइलेंट जनरेटर वो होता है।
वो होता है डीजल इंजन पावर प्लांट। ये बेसिकली वर्क करता है डीजल इंजन, जैसे 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 डीजल इंजन वर्क करता है उसी तरह, जैसे ऑटोमोबाइल में डीजल इंजन वर्क करता है, ठीक उसी सेम बेसिस होता है। सारे सारे उसके जो मेन फंक्शन है वो सारे के सारे डीजल इंजन की तरह पे ही होते हैं, है ना। इससे कुछ एडवांटेजेस हैं, और ये 2 से 50 किलो मेगावाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है ऐसी जगह पे जहाँ पे कम रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि स्कूल कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह। ठीक है, एडवांटेजेस कि हम क्यों यूज़ करें इसे, क्यों यूज़ करें। सबसे पहले कि इसका डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन सिंपल सिंपल होता है। डिज़ाइन इंस्टॉलेशन सिंपल है। तो एज कंपेयर टू स्टीम इंजन, एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट और गैस टरबाइन पावर प्लांट, इसका इंस्टॉलेशन और डिज़ाइन दोनों के दोनों आसान होते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है वर्क, कॉम्पैक्ट होता है। और उसमें जैसे स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट को डिज़ाइन करने के लिए हमें बहुत सारे स्पेस की जरूरत होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वर्क अंडर वेरिंग लोड, मतलब वर्क अंडर वेरिंग लोड। अब जब हम स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं, तो स्टीम पावर प्लांट को हम वेरिंग लोड पे नहीं यूज़ करते। वो एक पीक लोड, जैसे कि हम जब एनर्जी कंजप्शन जो किसी भी देश में या किसी भी कंट्री में या किसी भी एरिया लोकेलिटी में एनर्जी कंजप्शन को देखते हैं, तो आमतौर पे दोपहर के टाइम या रात के समय 7-8 बजे के बाद एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी सिचुएशन में जो स्टीम पावर प्लांट होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि अगर जो है दिन के किसी एक पीरियड में अगर एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा है उस समय वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी एनर्जी, नहीं। वो एक रेटेड सिस्टम पे चलती है, एक रेटेड यानी कि एक फिक्स सिस्टम पे चलती है, फिक्स सिस्टम पे चलती है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे हमें पीक, जैसे है ना एनर्जी रिक्वायरमेंट, अगर हम आवर के हिसाब से एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर वो करते हैं, तो दिन में रात के समय 7-8 बजे के करीब पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर से गर्मियों के सीजन में। इस ऐसे सिचुएशन में अगर हमारा स्टीम पावर प्लांट एक रेटेड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो रात के समय अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी पीक पावर के समय, अगर पीक पावर की ज़रूरत पड़ गई, लोड बढ़ गया, तो उसमें वो क्या करेगा। ऐसे सिचुएशन में हम डीजल इंजन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट स्मॉल लेवल पे हम यूज़ करते हैं, ताकि उस पीक लोड कैरी आउट किया जा सके, किसी को कोई फॉल्ट ना हो, सिस्टम पे कोई फॉल्ट ना हो ऐसी सिचुएशन में। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि वर्क अंडर वेरिंग लोड। सिंपल सी बात है, आप हम लोग डीजल गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे ही हमें उसमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से एक्सीलेटर को इंक्रीज़ करते हैं या प्रेस करते हैं, और फ्यूल का इंटेक उतनी तेज़ी से होता है और ज़्यादा वो पावर प्रोड्यूस करता है। तो वो जितना सिंपल वैसा ठीक वैसे ही होता है। तीसरा है ऑक्यूपाई लेस स्पेस एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट। एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट। अब सबको पता है, मतलब हम सबने देखा है, डीजल जनसेट को देखा है, वो बहुत छोटे एरिया में बन जाता है, मतलब बस उसे उसका फाउंडेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग वो बन जाता है। लेकिन अगर जब भी हम स्टीम पावर प्लांट या ऐसा कोई पावर प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छे खासे एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। क्विक स्टार्टिंग
क्विक क्विक स्टार्टिंग एज कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट, एज कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट, उसकी क्विक स्टार्टिंग होगा। सीधी सी बात है, जो भी हम बाइक या फोर व्हीलर यूज़ करते हैं डीजल इंजन, वो क्विक स्टार्ट होता है, क्विक स्टार्ट होता है। वो स्टार्टिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, या क्विक स्टार्टिंग होती है, जो कि स्टीम पावर प्लांट वगैरह में नहीं यूज़ होता है। पांचवा, नो ऐश हैंडलिंग। स्टीम पावर प्लांट में कोल के बर्निंग से कोल के थ्रू जब बर्निंग होगा तो उसमें भी ऐश प्रोड्यूस होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। डीजल इंजन है, डीजल ऑयल यूज़ कर रहा है, डीजल ऑयल यूज़ करके इसमें कोई ऐश का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट इज लेस। जो आखिरी एडवांटेज है छठा, कि ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट इज लेस एज कम्पेयर टू गैस टर्बाइन और स्टीम इंजन पावर प्लांट में ये बहुत कम होता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहले कि नॉइज़ प्रॉब्लम। अगर जैसे कि आजकल जो डीजल इंजन जेनसेट आते हैं वो तो साइलेंसर लगे होते हैं, लेकिन अगर उस साइलेंसर को हटा दिया जाए, तो उसकी आवाज़ बहुत सारे प्रॉब्लम है, आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलेगी। नॉन इकोनॉमिकल होते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिकल क्योंकि डीजल फ्यूल पे वर्क करता है। डीजल फ्यूल क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस वजह से नॉन इकोनॉमिकल होता है। डिसएडवांटेज, नॉइज़ प्रॉब्लम, नॉन इकोनॉमिकल, बिकॉज ऑफ डीजल फ्यूल। क्या है वो? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसकी वैल्यू कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है, और ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये हमारे पास है नहीं, इसकी क्वांटिटी है नहीं। हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, less life as compared to steam power plant. Steam power plant, हाई में जैसे लुब्रिकेशन है, हीटिंग प्रॉब्लम है, पिस्टन में कुछ दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ भी रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम होगा वहाँ पे मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सरफेस होते हैं, जो रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो सरफेस कॉन्टैक्ट में होते हैं, जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वियर और टियर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डीजल इंजन क्या है? एक रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम है। रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम, ठीक है।
जबकि स्टीम टरबाइन क्या होता है, वो एक टर्निंग मतलब मूव करता है, रोटेटिंग सिस्टम। रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम है, producing much heat and much heat, and there is large wear due to friction between due to friction between the surfaces having relative motion. Between surfaces having relative motion. अब इसके एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेजेस देख लिया। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इसका साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब डीजल इंजन जनसेट हम कहीं भी रख देंगे, नहीं, कहीं भी नहीं रखेंगे। तो डीजल इंजन जो भी हो, रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि कोई भी रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस नहीं होता। तो जाहिर सी बात है उसमें वाइब्रेशन होंगे, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम है, तो वाइब्रेशन जरूर होंगे। रोटेटिंग सिस्टम को हम बैलेंस कर सकते हैं कभी किसी किसी केस में, लेकिन रोटेटिंग सिस्टम को कर सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम को हम नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में तो वाइब्रेशन होंगे, तो वाइब्रेशन वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि हम उसको फाउंडेशन साइज सिलेक्शन, ठीक। सबसे पहले बात है कि फाउंडेशन प्रोवाइड करें। जहाँ भी होता है, जहाँ भी हम इसे रियल जनसेट को रखते हैं, वहाँ पे हम फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज it will be large amount of vibration as it work on reciprocating system. दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द लोड। डिस्टेंस फ्रॉम द लोड क्या है? जैसे कि पावर प्लांट क्या होता है, पावर प्लांट पावर एनर्जी सप्लाई प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस एनर्जी को रखता तो है नहीं, उसे कहीं ना कहीं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है उसको वहाँ भेजेगा कैसे? ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू। शुड बी स्लो, मैं बताता हूँ भेजेगा कैसे, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। अगर मान लो कि अगर हम लोड जैसे लोड जहाँ पे हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, और जहाँ प्रोड्यूस होगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कई किलोमीटर पे है, तो क्या होगा, ट्रांसमिशन जैसे जैसे लेंथ वायर की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, हीट लॉस इंक्रीज होते जाएगा, हीट लॉस इंक्रीज होगा, धीरे धीरे जब हमारे पास जहाँ पे हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे जब तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी, बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी। तो डीजल जनसेट 2 से 50 मेगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर हम उसमें से भी अच्छी खासी, अगर उसको बहुत दूर रखते हैं, तो उसमें जो हीट लॉस होगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो जो हमारे पास आएगी एंड कंज्यूमर के पास जो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी वो बहुत कम बच जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसे बहुत ही मतलब एज मतलब पास में ही रखते हैं, जहाँ पे हमें लोड की रिक्वायरमेंट होती है,
जो वहाँ पे ही जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह या कॉलेजेस वगैरह में उनके कैंपस में ही होती है, जिससे कि टू टू रिड्यू जैसे कि हीट लॉस to reduce power transmission losses. ठीक है, एसेस टू साइट, एसेस टू साइट दो, जैसे ऐसे एसेस टू साइट मतलब कि जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन मूवर किस पे करते हैं, डीजल पे। और ऐसी जगह हमें नहीं रखना चाहिए कि जहाँ पे हमें डीजल आसानी से ना मिल पाए या वहाँ तक हम पहुँचा ना पाएँ। ठीक है, डीजल इंजन वहाँ तक पहुँचा ना पाए, ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सिंस ये डीजल इंजन है, ठीक है, डीजल इंजन है तो ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम डीजल इंजन जब कार वगैरह यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम कूलेंट यूज़ करते हैं, कूलेंट जो उसको लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट कूलेंट यूज़ करते हैं, ताकि जो भी हीट उसके अंदर जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है उसको हम हीट हीट को कूल हटा भी सकें, उसका कन्वक्शन के थ्रू, कन्वक्शन के थ्रू उसको हीट को रिमूव भी किया जा सके। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इंजन गर्म होगा और वो अपने आप फट जाएगा, मतलब जल जाएगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी मटेरियल की, जो भी एबिलिटी ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में तो हमें वाटर की ज़रूरत होगी टू रिमूव हीट जनरेटेड इन द remove heat generated in the system। ठीक है, जनरेटेड इन द सिस्टम। तो ऐसी जगह पे हमें रखना होगा, ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि डीजल इंजन और वाटर जैसे ऐसे एरिया में ना हो जहाँ पे वाटर डायरेक्ट सप्लाई ना हो, डायरेक्ट सप्लाई या कोई सोर्स ऑफ वाटर ना हो जिस ठीक है। फिर कंपोनेंट ऑफ डीजल इंजन प्लांट, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ डीजल इंजन प्लांट, इंजन, एक तो इंजन होता है डीजल इंजन, दूसरा एयर इनटेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है, फ्यूल सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम वही जो वाटर के थ्रू कूल करते हैं, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, इसका काम दोनों होता है, एयर और टीयर को रिड्यूस करना और कूलिंग भी करना। लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम और वार्निंग सिस्टम। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ठीक। अब आगे जो भी है उस पर हम कल पढ़ेंगे।